टॉपिक यहाँ करवाए जा रहे हैं, समझ आ रहा है और सभी अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं विद रिवीजन ऑल्सो। तो बेटा मैं गरिमा राठौड़ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक पे। बेटा हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें अब हम इंट्रोडक्शन से भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल की क्रियाविधि के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल रिएक्शन लिखना जान चुके हैं, सेल निरूपण करना सीख चुके हैं। और कल जो हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना क्यों आवश्यक है और किस विधि द्वारा हम उसे नाप सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इतने जो टॉपिक हैं उन सब का वीडियो देख के आप यहाँ पर आए हैं। अगर अभी भी नहीं देखा है तो देखिए और फिर यहाँ पे आइए, अदरवाइज चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव और उसको मापन की विधि पढ़ने के बाद का जो टॉपिक है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक और बात मैं रिलेट करना चाहती हूँ पहले के टॉपिक से कि मानक इलेक्ट्रोड विभव नापन के लिए हमने जिस डिवाइस का यूज़ किया था उसका नाम था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके लिए सेल रिएक्शन, उसके लिए सेल निरूपण और उसका फिगर हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सब अच्छे से अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने ये बात बता दी है आप लोगों को कि फिगर भी एग्जाम में पूछा जाता है, रिएक्शन भी पूछी जाती है और सेल निरूपण भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इतनी बातें अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर है कि SHE जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हम उसे एनोड या फिर कैथोड दोनों के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। यानी वहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि हमने दूसरा अर्ध सेल किस धातु का बनाया है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात आप लोगों को सभी को। इसके बाद अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा रिलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। ये फिगर कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था, आई होप समझ में आ गया है सभी को। हाइड्रोजन गैस लेनी होती है, अम्लीय विलयन लेना होता है, प्लैटिनम का तार लेना होता है और ये रही अर्ध सेल अभिक्रिया यदि हमने इसे जिंक के साथ उपयोग में लिया है। ये भी क्लियर कर दिया था यदि लेफ्ट हैंड साइड में लिया है हमने इसे तो यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बन गया है, एनोड बन गया है। और यदि जिंक को मैंने राइट साइड में लिखा है तो जिंक कैथोड के समान कार्य करेगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेटा, प्रथम स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान इंगित करता है कि Cu2+ आयन, जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी हमने SHE और कॉपर दोनों को जोड़ के हमने जो एक कंप्लीट सेल बनाया था उसकी बात हो रही है। वहां पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रोड विभव की, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था, किसको, SHE को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को जब एक दूसरे से कनेक्ट किया था तो एक कंप्लीट सेल बन गया दोनों अर्ध सेलों को कनेक्ट करने के बाद। ओके, फिर हमने इसका इलेक्ट्रोड विभव जो हमने नापा तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी पॉजिटिव में, याद आ रहा है आपको, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट ये वैल्यू आई थी हमारे पास। तो ये पॉजिटिव जो वैल्यू है ये क्या बात यहाँ पे शो कर रही है कि Cu2+ आयन H+ आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाते हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि आगे आपको ये बातें रिलेट करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में भी। तो देखिए, अगर आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव पॉजिटिव आ रहा है तो आप अपने आप से ये बात ध्यान में लाएंगे, समझ लेंगे, याद रखेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयनों की तुलना में जो भी इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं वो आसानी से अपचयित होने की टेंडेंसी शो करता है। क्लियर है? और इसकी तुलना में हाइड्रोजन का क्या होगा, आसानी से ऑक्सीकरण होगा। लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, अकेले हाइड्रोजन या अकेले कॉपर की बात नहीं है, अंडरस्टूड, तुलनात्मक बात की जा रही है। आगे देखिए, इसका विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता, अर्थात उपरोक्त वर्णित मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते। ये बात भी आपको ध्यान देनी है। यदि किसी के लिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई है तो जो दूसरा अर्ध सेल है वो उसे ऑक्सीकृत चाहकर भी नहीं कर सकेगा।
सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ डिपेंडेंट है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कॉपर आयनों को अपचयित कर सकती है। क्लियर है बात? हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? कॉपर आयनों को अपचयित करेगी। क्लियर है? यानी हाइड्रोजन का खुद का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। लेकिन मैं ये कहूं कि कॉपर आ जाए और हाइड्रोजन को अपचयित कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कैसी है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वैल्यू ही सारा रिलेशन हमें बता रही है। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए मैं आपको रिलेशन बताऊंगी, माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है आपको। ओके एवरीबडी, देखिए इसलिए कॉपर सॉलिड HCl में नहीं घुलता है। अंडरस्टूड है आपको बात? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है कॉपर आयनों को अपचयित कर सकती है। क्लियर है? लेकिन ये ऑक्सीकृत नहीं कर सकती, और यही कारण है कि कॉपर जो है वो HCl में नहीं घुलता। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल। कारण बताइए। कॉपर HCl से अभिक्रिया नहीं करता, नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता भाई? हमारे पास प्रूफ है कि हमें इसका इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव मिला है, और ये पॉजिटिव मिलना इस बात को प्रूव करता है कि हाइड्रोजन आयनों की तुलना में यदि कॉपर है हमारे पास तो वो आसानी से अपचयित होगा, ना कि ऑक्सीकृत। आई होप समझ आ रही है बात? आगे देखिए, नाइट्रिक अम्ल में यह नाइट्रेट आयनों से ऑक्सीकृत होता है। ध्यान देने वाली बात एक और मैं आपको बता देती हूँ कि HCl में तो नहीं घुलता, बट ये नाइट्रिक अम्ल से रिएक्ट कर जाता है। क्यों कर जाता है? इसका कारण यहाँ पे साफ मेंशन किया है कि नाइट्रिक अम्ल में कॉपर यदि ऑक्सीकृत होता है तो वह हाइड्रोजन गैस या H+ आयन उसे ऑक्सीकृत नहीं करते। कौन करता है? नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयनों से ऑक्सीकृत होता है, न कि हाइड्रोजन आयनों से। ये सभी बातें आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान इंगित करता है। दूसरी स्थिति कौन सी थी? याद आ रहा है? जब हमने SHE को यूज किया था विद जिंक। जिंक के साथ जब हमने यूज किया तो क्या हुआ? जिंक पर बिल्कुल हमें जो वैल्यू मिली थी, याद आ रहा है? -0.76 वोल्ट आई थी। माइनस यहाँ पे प्लस, तो आपको ध्यान किस पे देना है? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पे ध्यान देना है। नेगेटिव वैल्यू आई है दूसरी कंडीशन में, यानी हमें जो ऑब्जर्व हुआ है, जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो पहले वाली स्थिति के जस्ट ऑपोजिट होगा। तो दूसरी स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान यह इंगित करता है कि हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। समझ आई बात? कॉपर के लिए क्या कहेंगे? अपचयित, और जिंक के लिए क्या कह रहे हैं? ऑक्सीकृत। वाई? कारण क्या है? ये वैल्यू जो हमें नेगेटिव में मिली है, कॉपर के लिए ये वैल्यू जो हमें पॉजिटिव में मिली है। पॉजिटिव मतलब आसानी से अपचयन होने वाला। समझ आ रही है बात? ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव मतलब अपचयन होने वाला आसानी से, ठीक है। नेगेटिव मतलब आसानी से ऑक्सीकृत होने वाला। क्लियर है बात? तो आपको ये बात क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको ये वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देख के आपको अपने आप पहचानना होगा कि अपचयन कहाँ हो रहा है, कौन सा अर्ध सेल अपचयन अर्ध सेल है, कौन सा अर्ध सेल ऑक्सीकरण अर्ध सेल है। ऐसा अपने आप पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपको वैल्यू दी होगी। आई होप समझ आ रही है बात? पॉजिटिव नेगेटिव देख के क्लियर है भाई? अभी तक तो हमने ये बात पढ़ी है कि हमें रिएक्शन में दिया जाएगा या फिर रिएक्शन से हम पहचान लेंगे, बट अगर रिएक्शन भी नहीं दी है, ये भी नहीं मेंशन किया गया है कि कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, सिर्फ वैल्यूज दे दिए, तब तो वैल्यू से ही आइडिया लगाना पड़ेगा आप लोगों को। समझ आ रही है बात? तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव मतलब आसानी से अपचयित, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? हमेशा कैथोड के समान। ओके। नेगेटिव आया यानी आसानी से ऑक्सीकृत होने वाला, और हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर होता है, यानी ये हमेशा एनोड बन जाएगा। आई होप समझ आ रही है बात? आगे देखिए, हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं या जिंक हाइड्रोजन आयनों को अपचयित कर सकता है। बिल्कुल अपोजिट है भाई, वो ऑक्सीकृत करेगा तो दूसरा अपचयित ही करेगा ना उसको।
क्लियर है बात? ओके एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बायां इलेक्ट्रोड पे क्या होता है हमेशा बताइए? ऑक्सीडेशन होता है। पता है हमें किसके समान कार्य करता है? हमेशा एनोड के समान कार्य करता है, ये भी हमें पता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। वहीं पे यदि हम दाएं इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो दाएं इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। दाएं इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। और अपचयन का मतलब अब हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो ये बातें अब तक आपके दिमाग में सेट है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, देखिए जिंक Zn2+ में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। Cu2+ कॉपर में परिवर्तित क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्याग ऑक्सीकरण। क्लियर है बात? आगे देखिए, सेल की समग्र अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रियाओं का योग होती है। अर्थात यानी जो मैंने ऊपर अलग अलग हाफ सेल रिएक्शन लिखी है उसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu solid। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट देने हैं। ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर इक्वल मिलेगा, तो आप आसानी से उसे काट सकेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो भी स्पीशीज आपके पास है उनको आपको ऐड अप करके लिख देना है। आगे देखिए, सेल का EMF, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। किस तरह से निकाला जाता है ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है? E0 सेल बराबर E0 R मतलब राइट साइड माइनस E0 L मतलब लेफ्ट साइड। ये बातें मैं कल आपको बता चुकी हूँ। बताई कि नहीं? बिल्कुल, आप लोगों को अब ध्यान भी है। कितने अच्छे बच्चे हैं। देखिए, राइट में कौन होता है? कैथोड। लेफ्ट में कौन होता है? एनोड। तो हम इसे कैथोड माइनस एनोड भी लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखिए, E0 सेल, अब इन दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई थी। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने कहा था ओहो अर्ध सेल का हम कैसे निकालेंगे? अर्ध सेल तो आधा सेल है। फिर हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर हम अर्ध सेल को किसी ऐसे ज्ञात अर्ध सेल के साथ जोड़ दें जिसका विभव हमें पहले से पता हो, ठीक है, तो हमने उसके लिए पढ़ा भी ऐसा कौन सा अर्ध सेल हो सकता है। तो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पता लगाया और उसका विभव 0.0 वोल्ट होता है, ये हमें पता चला। फिर हमने जिंक इलेक्ट्रोड का कॉपर इलेक्ट्रोड का कनेक्शन बारी बारी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ करके दोनों के विभवों की गणना कर ली। ठीक है, अब इन दोनों के विभव से मैं कंप्लीट सेल का विभव आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे? फॉर्मूला मेरे पास है, बिल्कुल है फॉर्मूला। ये देखिए, ई राइट माइनस ई लेफ्ट यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये लीजिए वैल्यूज रख दी। कैथोड मुझे पता था कौन था? कॉपर था। कॉपर के लिए वैल्यू आई थी प्लस 0.34 वोल्ट, लिख दीजिए। आगे आपको माइनस करना है, ये लीजिए माइनस लिख दिया। लेफ्ट में कौन था? एनोड कौन बना था जी? जिंक बन गया था। और जिंक के लिए वैल्यू कैसी आई थी? माइनस 0.76। क्लियर है? तो माइनस था तो माइनस लिखना पड़ेगा भाई। ऐसा अपने आप से मत सोचना कि बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव कर देता हूँ, नहीं। पहले आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने के लिए हर चीज मेंशन करेंगे। क्लियर है? अब आपको पता है कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या करना है? 0.34 में 0.76 वोल्ट ऐड कर देना है। और ऐड करने पे वैल्यू क्या आएगी? देखिए 1.10 वोल्ट। इजंट इट? 1.1 वोल्ट हमने पढ़ी भी थी, डैनियल सेल की वैल्यू होती है, और ये आ भी गई। कैसे आई, कैसे ज्ञात की गई होगी, वो सब मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? और ये फॉर्मूले का, इसी एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले को यूज करना भी आ गया। आपको क्या करना है? कैथोड माइनस एनोड करना है। कैथोड की जो भी वैल्यू है वो वहां पे पुट अप करनी है, एनोड विभव की जो भी वैल्यू है वो वहां पुट करके दोनों का सब्ट्रैक्ट करके, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो क्या होता है? ई सेल यानी सेल विभव। सेल विभव बराबर कैथोड विभव माइनस एनोड विभव। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ आ रहा है फॉर्मूला और उसका यूज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। कभी कभी प्लैटिनम एवं स्वर्ण जैसी धातुएं अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में
प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, प्लैटिनम का भी यूज कर सकते हैं और स्वर्ण का भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में। वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉनों के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करती हैं। आई होप ये बात समझ आई है भाई। हम जानते हैं प्लेटिनम और स्वर्ण जो है वो ऐसी धातुएं हैं जो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है, बिल्कुल अक्रियाशील है, लेकिन अगर हम इनका उपयोग करते हैं, अगर हम इनका किसी सेल में उपयोग करते हैं तो ये खुद क्रिया नहीं करेगी, बट इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को इलेक्ट्रॉन के आवागमन के लिए प्रदान कर सकती। तो वही हमने बात लिखी है। उदाहरण देखिए, निम्नलिखित अर्ध सेलों में प्लैटिनम का उपयोग होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अभी अभी हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का तार थोड़ी ना बनाया था। तार किसका बनाया है आपने? प्लैटिनम का। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम खुद रिएक्शन नहीं करेगी, बहुत बढ़िया, हमारी सांद्रता भी नहीं बदलेगी जी। और क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का संचालन करने के लिए अपनी सतह अवेलेबल करवा रही है। तो ये लीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने प्लैटिनम का उपयोग किया, जिसकी अर्ध अभिक्रिया हमने यहाँ लिख ली थी। हम सीख गए लिखना H प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये मिलके क्या बना रहा था? हाइड्रोजन गैस। ये 1/2 है और ये हाइड्रोजन इसके इधर आएगा। ओके एवरीबॉडी, ठीक है जी। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, एक और इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसका नाम है ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, जो किसका उपयोग करता है बेटा? जो प्लैटिनम का उपयोग करता है। देखिए रिएक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना, हालांकि मैं ये नहीं कहती है आएगा, लेकिन हाँ कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोड में भी हम किसका उपयोग कर रहे हैं? प्लैटिनम का उपयोग कर रहे हैं, और इसकी सेल निरूपण आपके सामने लिखा है, प्लैटिनम सॉलिड Br2 प्लस एक्वस, Br2 सॉलिड, सॉरी एक्वस है, एंड देन अगेन Br माइनस एक्वस। ये माइनस यहाँ पे है इसकी वैलेंसी के फॉर्म में, और ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा। और अगर इसके लिए हम अर्ध अभिक्रिया लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? हाफ ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक परमाणु है ब्रोमीन का, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? Br माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है बात? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ब्रोमीन इलेक्ट्रोड ये दोनों ऐसे अर्ध सेल हैं जहाँ पे हम प्लैटिनम धातु का उपयोग कर लेते हैं, और वहाँ प्लैटिनम धातु खुद रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है, बट अपनी सतह अवेलेबल करा देती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है एवं हम इनसे कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोड विभव, उसका पता लगाना, उसकी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती हैं, आपको पता चल गया है अब। ठीक है, पता लगाने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग हमने किया था, वो बात भी क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से हम और कौन कौन सी बातों का पता लगा सकते हैं, या फिर यूं कह दें कि इलेक्ट्रोड विभव का यदि मान हमें पता है तो और कौन कौन सी सूचनाएं हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, हमें हमारे मार्क्स को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, हमारे नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो हम क्या क्या और इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो इलेक्ट्रोड विभव के मान को देख के पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो बातें डिस्कस करेंगे, तो सभी ध्यान से सुनेंगे कि हम लोग यहाँ पे कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो इलेक्ट्रोड विभव का मान हमें बताता है। देखिए, कुछ चयनित अर्ध सेल अपचयन अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान में दिए गए हैं। ये मान मैं आपको बताऊंगी, इसकी एक कंप्लीट टेबल होती है, कंप्लीट सारणी होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जनरली आजकल तो एग्जाम में आपको वैल्यूज दे दी जाती है बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी कुछ ऐसी मेटल्स है जिनकी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा यूज आने वाली मेटल्स है, जिनका हम सबसे ज़्यादा अर्ध सेल बनाने के लिए उपयोग करने वाले हैं, उन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव आपको एटलीस्ट लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपको अपने आप मेमोरी में सेटअप हो जाएगी बात। यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक होता है, ध्यान से सुनेंगे क्या कहा जा रहा है, 0 से अधिक मीन्स पॉजिटिव।
क्लियर है बात। पिछले एग्जाम्पल में कॉपर के लिए आया था मान, कॉपर के लिए मान कैसा आया था, प्लस 0.34 वोल्ट आया था कि नहीं। तो वैल्यू कैसी है, इट इज मोर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है। और जिंक के लिए आया था माइनस 0.76, नेगेटिव वैल्यू है 0 से कम। तो आप ध्यान देंगे मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक होता है तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है। वही बात है, यदि आपको, मैं फिर से बता रही हूँ, यदि आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रोड के लिए विभव का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है तो समझ जाना आसानी से अपचयन होगा, आसानी से अपचयन याद कर लोगे इस बात को। और अपचयन जहाँ होता है वहाँ पे उस अर्ध सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, कैथोड कहते हैं। अल्टीमेटली आपको यही समझाया जा रहा है इस बात को बार बार कह के कि यदि पॉजिटिव विभव मिल रहा है तो समझ जाना वो कैथोड के समान कार्य करेगा। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक का एग्जाम्पल आपके सामने मैंने अभी अभी लिखी है, जिंक के लिए दिख रहा है माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर है बात। तो इसका नेगेटिव आ रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक स्थायी है। तो यदि हाइड्रोजन अधिक स्थायी हो गई तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ये आसानी से ऑक्सीकृत होती है। क्लियर है बात। और जहां ऑक्सीकरण होता है, अब हम जान गए उस बात को, कहाँ होता है ऑक्सीकरण, हमेशा एनोड पे होता है। तो हम अपने आप पहचान जाएंगे कि जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो हमेशा एनोड बनेगा। ठीक है, हमेशा ऑक्सीकरण होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा। ठीक है, जहां पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है हमेशा अपचयन होगा, कैथोड बनेगा, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा। ठीक है, इन बातों को आपस में रिलेट करके आप बहुत सारी जो बातें हैं उनको सॉल्व करने के कैपेबल होते जाओगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगी ये बात। आगे देखिए, यह देखा जा सकता है कि जब एक टेबल में आपको बताऊंगी अभी, उसमें टेबल में क्या किया है हमने, सारी मेटल और नॉन मेटल को अरेंज किया हुआ है। सारी की सारी जो मेटल है, नॉन मेटल्स हैं, उनको इस तरीके से हमने अरेंज किया है कि उनका इलेक्ट्रोड विभव जो है वह बढ़ते हुए क्रम में उनको लगाया गया है। यानी जो धातु सबसे ऊपर है या जो भी स्पीशीज सबसे ऊपर है उसका सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रोड विभव है। समझ रहे हो, न्यूनतम है, और जो सबसे नीचे है उसका सबसे अधिकतम है। यानी इलेक्ट्रोड विभव जिसका जितना ज्यादा होगा वो आसानी से ऑक्सीकृत होगी, जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो आसानी से अपचयित होने की क्षमता रखती है। तो जो भी स्पीशीज आप ऊपर देखेंगे उस टेबल में वो सारी की सारी आसानी से कैथोड बनेंगी, जो नीचे मौजूद है वो एनोड बनने की क्षमता उनमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आसानी से उनका ऑक्सीकरण होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए सारणी में हम क्या देखेंगे कि फ्लोरीन जो है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है, सबसे उच्चतम है। और हम ये भी तो जानते हैं कि फ्लोरीन जो है सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। आगे देखिए, यह इंगित करता है कि फ्लोरीन गैस की फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है, अतः फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है और फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है, सबसे ऊपर सारणी में हमें लिथियम मिलेगा, सबसे लास्ट में हमें फ्लोरीन मिलेगा। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, वही कंपैरेटिव स्टडी जो है यहाँ पे आपके लिए लिखी गई है, तो ध्यान देंगे सभी। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है, जो यह इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, जबकि लिथियम धातु जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक है। यह देखा जा सकता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, अभी अभी मैंने बताया टेबल में लिथियम सबसे ऊपर मिलेगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे
फ्लोरीन का मान जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान वह सबसे अधिक होगा, सबसे उच्चतम मान होगा फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड विभव का, सबसे न्यूनतम मान होगा लिथियम के इलेक्ट्रोड विभव का। क्लियर है? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता जाता है एवं इसी के साथ अभिक्रिया बाईं ओर की स्पीशीज की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है तथा दाईं ओर के स्पीशीज की अपचयन क्षमता बढ़ती है। वैद्युत रासायनिक सेलों का व्यापक उपयोग विलयनों की पीएच ज्ञात करने में, विलयता गुणनफल में, साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करने में और अनेक प्रकार के ऐसे केमिकल यूजेज हैं। केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं जिनमें हम क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक सेलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो टेबल है फ्लोरीन लिथियम से लेके जो फ्लोरीन पे एंड होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसको हेल्प करके उसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको समझ आ गई हैं। इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होगा उसको किस तरह से आप पढ़ेंगे टेबल में, और मान को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा धातु या अधातु एनोड बनने के लायक है, कौन सा धातु या अधातु कैथोड बनने के लायक है। क्लियर है? कंपेयर कर सकते हो कि यदि मैं इस मेटल और इस मेटल का एक सेल बनाना चाहता हूं तो इनमें से कौन सा लेफ्ट साइड लगेगा, यानी कि कौन सा एनोड के समान कार्य करेगा और कौन सा राइट साइड लगेगा यानी कैथोड के समान कार्य करेगा। ठीक है, जब हम लोग ये टेबल पढ़ेंगे तो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि सपोज आपके पास ये दो मेटल है, एग्जांपल ले लेके हर बार हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी तक आई होप समझ आ गई आपको ये बात। ओके एवरीबॉडी, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी, देखिए अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक होता है ये सभी बोर्ड एग्जामिनर्स का। इसमें से क्वेश्चन जो है जनरली जरूर आने के चांसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो क्या मतलब है नर्स्ट समीकरण का, क्यों समीकरण ये पढ़नी पड़ेगी हमें, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त समस्त स्पीशीज की मोलर सांद्रता 1 इकाई है, इतना हमने पढ़ा था। सांद्रता परिवर्तित हमें नहीं करनी है, और जब सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है, मानक परिस्थितियां हैं, तो सेल के विभव को हमने क्या लिखा था, E0 सेल लिखा था कि नहीं, बिल्कुल मानक सेल विभव कह देते थे उसी वक्त सेल विभव को। ये बात क्लियर है आपके दिमाग में? आगे देखिए, आवश्यक नहीं कि यह हमेशा सत्य हो। नर्स्ट ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, आपके सामने ये अभिक्रिया लिखी गई है। एक सेकंड में यहाँ पे आपको स्टॉप करूंगी क्योंकि मैं ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि नर्स्ट समीकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा देखो, अभी तक हमने जो सेल से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन किया है उसमें हमने ये पढ़ा है कि परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, मानक होनी चाहिए। मानक परिस्थिति मतलब न तो सांद्रता में कोई परिवर्तन होना चाहिए, ये बात हमने पढ़ ली, ना ही दाब में कोई परिवर्तन होना चाहिए। जो भी रासायनिक स्पीशीज हम यूज कर रहे हैं उसकी सांद्रता और दाब हमें कांस्टेंट रखना है, नो चेंज, यानी यूं कह दें इकाई रखना है। ठीक है, लेकिन नर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने यह बात सबसे पहले बताई कि यदि आप किसी सेल का उपयोग कर रहे हैं और सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उस अभिक्रिया के संपन्न होने में, मतलब पूरी तरह से एंड नहीं हुई है लेकिन अभिक्रिया जब चल रही है, चलने के दौरान ये पता चलता है कि सांद्रता इकाई नहीं है। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हम सभी तरह की धातुओं के लिए, सभी तरह के रासायनिक स्पीशीज के लिए, सभी तरह के सेल में सांद्रता को इकाई पे मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, तो यदि सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है तब हम सेल विभव की किस प्रकार गणना करेंगे। ध्यान से सुनिए, नर्स्ट समीकरण क्या बताना चाहती है हमें, यदि सांद्रता इकाई नहीं है, परिवर्तित हो गई है और होगी, भाई कहीं कहीं पे हम सांद्रता को कांस्टेंट रख सकते हैं, बट सभी कंडीशन में, सभी जगहों पे हम उसे कांस्टेंट रखें, ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा हर पल जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हो सके। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन पे भी स्टडी करना चाहते हैं कि अगर हमारी सांद्रता परिवर्तित हो गई तो उस वक्त हम क्या करेंगे, भाई हमें स्टडी तो पूरी करनी है, सेल भी पूरा बनाना है, सेल विभव भी निकालना है। तो उस वक्त यदि हम सेल विभव की गणना करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे।
तो उस वक्त सेल विभव की गणना करने के लिए हमें नर्स्ट समीकरण पढ़नी पड़ेगी। समझ आ गई बात? यानी नर्स्ट समीकरण किसके बारे में आपको बता रही है? सेल विभव की गणना करने के बारे में बता रही है। और वो गणना आपको कब करनी है? जब आपकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। क्लियर है बात? तो आइए देखते हैं। सपोज आपके सामने कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार लिखी है, कैसे? M कोई धातु है जिसका चार्ज कितना लिया है? N+। ओके, पता नहीं चार्ज कितना है, लेकिन पॉजिटिव कुछ चार्ज है N+। ठीक है भाई। अब ये M धातु क्या करती है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे है, N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ऑब्वियसली अगर ये परमाणु में बदलना चाहती हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, पॉजिटिव चार्ज है, लो जी, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण कर लिया और किसमें परिवर्तित हो गई? M धातु में परिवर्तित हो गई। M धातु का आयन N+ चार्ज वाला N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और M धातु में परिवर्तित हो रहा है। आगे देखिए, इस अभिक्रिया के लिए किसी भी सांद्रता पर, किसी भी, ध्यान रखिए इकाई सांद्रता नहीं लिखा है, किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार करेंगे? रिएक्शन दिमाग में बिठा लिया आपने। हमने कोई ऐसी रिएक्शन लिखी है जिसमें कोई M धातु है, N+ उसका चार्ज है, यानी M धातु के आयन हैं जिन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M धातु में अपने आप को बदल लिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यदि हम इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे? देखिए सभी, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त समस्त स्पीशीज की मोलर सांद्रता 1 इकाई है। आवश्यक नहीं कि यह हमेशा सत्य हो, तो नर्स्ट के अनुसार ये रिएक्शन हमारे पास है जी, और इसके लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ई किसकी बात हो रही है? M+N+M। ये M+N क्या है बेटा? यही तो इलेक्ट्रोड है ना। ये जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया मैंने आपके लिए लिखी है, इसका इलेक्ट्रोड ही तो है। यानी ये जो विभव है, इस इलेक्ट्रोड के विभव की बात की जा रही है, जिसमें M धातु है और Mn+ उसी धातु के आयन है। तो मैं इस इलेक्ट्रोड का यदि विभव निकालना चाहती हूँ तो नर्स्ट क्या बताता है? ये समीकरण बताता है E0। ई विभव यानी मानक परिस्थितियों के अलावा जो इलेक्ट्रोड विभव है, यदि मुझे वह निकालना है तो मानक परिस्थिति का विभव E0 Mn+ और M, तो ये क्या बता रहा है? मानक परिस्थितियों का इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT। R क्या है? गैस नियतांक। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। N क्या है? N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। F क्या है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, F है फैराडे नियतांक। F क्या है बेटा? फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96500 कूलम्ब। और Ln को लॉग में कन्वर्ट करना अभी सीख लेंगे, आता होगा वैसे आपको, नहीं तो हम अभी देख लेंगे। Ln M सॉलिड का मतलब क्या है बेटा? धातु। और ये अगर इसको मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? इसकी सांद्रता की बात हो रही है। यानी मुझे क्या करना है? बटे के ऊपर लेना है दी गई धातु की सांद्रता को, बटे के अपॉन में क्या है? धातु आयन Mn+। दिखा कि नहीं? क्लियर है बात? धातु आयन। अब इसको इस ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, यानी यहाँ पर भी सांद्रता की बात हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या बता रही है? देखो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये रिएक्शन क्या बता रही है? ये रिएक्शन मुझे बताना चाह रही है कि यदि किसी भी इलेक्ट्रोड विभव के लिए मेरे पास सांद्रता इकाई नहीं है तो मैं इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करती हूँ? नन समीकरण से ज्ञात करती हूँ। नन समीकरण क्या बताती है कि इकाई सांद्रता के अलावा वाली परिस्थिति में इलेक्ट्रोड का विभव किसके बराबर होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT/NF। क्लियर है?
LnMs यानी धातु की सांद्रता बटे धातु आयन की सांद्रता। आई होप आपको समझ आ गया है इसे लिखना। ये देखिए इसी रिएक्शन से, ऊपर वाली रिएक्शन से ही हमने नन समीकरण लिखी है। तो यहाँ पर क्या लेना है, जो भी इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको दी गई है उसका सेल विभव, उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगाया, मानक परिस्थितियों की बात नहीं हो रही है। सांद्रता इकाई नहीं है, सांद्रता परिवर्तित तो मानक परिस्थितियां नहीं है। अंडरस्टूड। फिर हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव में से माइनस करना है हमें RT/NF LnMs। ms क्या है, धातु, Mn प्लस क्या है, धातु आयन, दोनों की सांद्रता का अनुपात लेना है। क्लियर है, आई होप अंडरस्टूड है ये बात। आगे देखिए, चूंकि Ms की सांद्रता इकाई मानी जाती है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपको कोई धातु सॉलिड के फॉर्म में मिले, ठोस के रूप में, यानी अक्सर हम लिखते हैं ना कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड, लेकिन अगर आयन की बात करते हैं तो आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में जाता है और या फिर वहां पे प्रेजेंट होता है। जब भी आप किसी सॉलिड स्पीशीज की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखेंगे उसकी सांद्रता हमेशा हमें क्या मान लेनी है, एक इकाई मान लेनी है अपने आप से। कोई नहीं बताएगा, आपको पता होना चाहिए। आज बता दिए, ये बात दिमाग में रखनी है, भूलना नहीं है। तो धातु यदि सॉलिड है तो उसकी सांद्रता हमेशा क्या ली जाती है, इकाई ले ली जाती है अपने आप से, आपको भी लेनी है। क्लियर है। तो देखिए रिएक्शन में अगर मैं यही मान पुट करती हूँ कि मेरे पास धातु जो है उसकी सांद्रता इकाई है, तो रिएक्शन किस तरह से चेंज होगी, देखिए ई विभव, इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस, सब सेम है, माइनस RT अपॉन NF Ln1 अपॉन Mn प्लस। भाई 1 क्यों आया यहाँ पे, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, M सॉलिड की सांद्रता। और मैंने ये बता दिया आपको अभी अभी कि यदि आप किसी भी धातु की ठोस अवस्था में सांद्रता की बात करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। अब तो समझ आ गई बात, 1 कहाँ से आया है, ठोस स्पीशीज की सांद्रता हमेशा इकाई रहती है, 1 लिख लिया। लेकिन आयनों की नहीं, तो आयन की जो भी सांद्रता हमें दी होगी हम वही यहाँ पे पुटअप करेंगे। क्लियर है बात सभी को। आगे देखिए E0Mnm किसके लिए बात हो रही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, को पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। बिल्कुल जी, हम जानते हैं ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये हम जानते हैं। मानक हमने शब्द लगाया है, मतलब ये मानक परिस्थितियों में निकाला गया विभव है। क्लियर है। R क्या है, गैस स्थिरांक, वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। F मैंने आपको भी बताया था फैराडे स्थिरांक, जिसकी वैल्यू है 96487, या हम इसको जनरली सॉल्व करने के लिए 96500 लेते हैं। कूलम प्रति मोल, T है केल्विन में ताप, एवं N प्लस क्या है बेटा, इसकी सांद्रता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने इसको ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल ब्रैकेट में तो ये सांद्रता बन जाती है। आगे देखिए कैथोड के लिए, कैथोड किसको बनाया था, कॉपर को, तो कॉपर के लिए रिएक्शन हम इस तरह से लिखेंगे ECU2 प्लस Cu बराबर E0Cu2 प्लस Cu माइनस RT2। 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, तो N जो था, N का मान हमें सेल रिएक्शन से बहुत आसानी से पता चलता है। क्लियर है बात। Ln ऊपर कॉपर सॉलिड है तो वो 1 आ गया, Cu2 प्लस एक्वस, उसकी सांद्रता भी नहीं गिवन है तो हमने एज इट इज उसको लिख दिया। यदि एनोड के लिए नन समीकरण लिखनी है तो एनोड हमारा कौन बनता है, गैल्वेनी सेल में जिंक बनता है, तो मैंने जिंक के लिए रिएक्शन लिखी है। क्या लिखी है, देखिए EZn2 प्लस Zn बराबर E0Zn2 प्लस Zn माइनस RT2F। फिर से 2 क्यों आया, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता था। Ln 1 अपॉन Zn2 प्लस एक्वस 1 क्यों आया, क्योंकि Zn सॉलिड है। क्लियर है बात। ओके आगे देखिए सेल विभव, कैथोड माइनस एनोड, हाँ जी हमें पता है कैथोड माइनस एनोड होता है, तो ये दोनों, ये किसकी है, एनोड के लिए, ये है कैथोड के लिए, इन दोनों को यहाँ रखूंगी कि नहीं, बिल्कुल। ये देखिए E0Cu2 प्लस Cu
माइनस RT/2F ln 1 + Cu2 + aqueous। ये आ गई रिएक्शन नंबर 1, लिख देती हूँ इसको लिख देती हूँ रिएक्शन नंबर 2। 1 और 2 को से मैं क्या कर सकती हूँ, सेल विभव ज्ञात कर सकती हूँ बहुत आसानी से, वही मैंने किया। अब यहाँ पे माइनस है तो ये आ गया माइनस, फिर ये क्या है एनोड, तो ये आ गया मेरा एनोड, ये रही ना एनोड की रिएक्शन, ये एज इट इज लिख दी। E0 Zn2 + Zn प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, इट विल बी माइनस RT/2F। अच्छा ये प्लस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ओके वैसे नीड नहीं है, आप इसको माइनस ही रखो अभी। RT/2F 2 किस लिए आया आपको बता दिया है, ln 1/Zn2 प्लस। ओके आगे देखिए E0 Cu2 प्लस माइनस E0 Zn2 प्लस, दोनों E0 को हम इधर लेके आ गए हैं। बाकी क्या बच गया देखिए, माइनस RT/2F ln 1/Cu2 प्लस माइनस ln, ये हमने कॉमन ले लिया RT/2F, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया है जी। तो 1/Cu2 प्लस एक्वस माइनस ln 1/Zn2 प्लस एक्वस, ये रिएक्शन बची। आगे देखिए E सेल बराबर क्या आएगा, E0 सेल, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है कैथोड माइनस एनोड है ना, ये कैथोड बनता है ये एनोड बनता है, कैथोड माइनस एनोड है दोनों मानक परिस्थिति में, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ E0 सेल, ये मैंने यहाँ लिख दिया E0 सेल माइनस RT/2F ln। ओके अब ये इसके माइनस में है तो अपॉन में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, तो मैंने इसलिए क्या लिखा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की सांद्रता। क्लियर है बात। आगे देखिए एक स्टेप और बाकी है, तो इसमें हम लोग क्या, जो हमने अभी नंद समीकरण हमने सॉल्व करी है उसके हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि E सेल दोनों आयनों Cu2 प्लस एवं Zn2 प्लस की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। यह Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, किस पर, Cu2 प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है और Zn2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर घटता है। आप देख सकते हैं रिएक्शन में क्या इसका रिलेशन है। ओके आगे देखिए समीकरण में प्राकृतिक लघु गुणक के आधार पर 10 में रूपांतरित करने पर R, F व T के मान अगर हम रख देते हैं तो रिएक्शन किस तरह से हमें प्राप्त होती है, E सेल बराबर E0 सेल एज इट इज। अच्छा माइनस RT/F, ये है RT/NF था, N की जगह तो 2 है, RTF इन सबके अगर मैं मान रख देती हूँ यानी 0.8314 मैंने रख दिया जी, टेम्परेचर की जगह 298 रख दिया, अपॉन में 96500 रख दिया, तो इन सबको मैं जब सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.059, तो 0.059/2 लॉग, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग में कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये आ गई मेरी नंद समीकरण किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n समान होनी चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आपको समान करनी पड़ेगी। अतः निम्नलिखित सेल, कौन सा सेल दिया है, निकल और सिल्वर का नंद समीकरण किस प्रकार लिखी जा सकती है, ये आप लोग लिख के मुझे बताएंगे कि हम लोग इस सेल के लिए निकल और सिल्वर का जो सेल निरूपण दिया गया है इसके लिए नंद समीकरण किस प्रकार लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आने वाला है, ऊपर क्या आएगा। क्लियर है बात। आई होप नंद समीकरण आप सभी को समझ आ गई है। तो आज के लिए हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, नंद समीकरण पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, वीडियोस देखिए। ओके एवरीबॉडी, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।